नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 56 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में क्लास जीएस के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज जिसमें कि आप लोगों को 12,000 से ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगी और दूसरा जो है वो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन क्रैश कोर्स है। अगर इन दोनों कोर्स के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैन? जो नॉन स्टिकी पैन आपके घर में यूज किया जाता है वो इनमें से किसका बना होता है? बताइए, टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या फिर गट्टा पर्चा का? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? घर में देखा होगा अक्सर पैन यूज किया जाता है, नॉन स्टिकी पैन, तो वो किसका बना रहता है? इस तरीके के प्रश्न साइंस के आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन का क्या यूज है, नियोप्रीन का क्या यूज है, पीवीसी का क्या यूज है और गट्टा पर्चा का क्या यूज है। ये साइंस का क्वेश्चन है और ए बी सी डी में से एक आपका सही उत्तर होगा, लेकिन आपको ए बी सी डी में से सारे ऑप्शन के यूजेस पता होने चाहिए ताकि परीक्षा में अगर कभी और किसी भी ऑप्शन से आपका प्रश्न बनाने का प्रयास किया जाए तो आप उसका भी उत्तर दे लें। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पैन्स के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, घर में नॉन स्टिकी पैन आपने देखा होगा, ये किस चीज का बना है? ये टेफ्लॉन का बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम पिक्चर के फॉर्म में इस चीज को इसलिए देख रहे हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक फीडबैक रहे। मतलब फीडबैक क्या रहे? मतलब दिमाग में बनी रहे, ये कहना चाहिए। फीड रहे, फीडबैक नहीं, फीड रहे आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टेफ्लॉन है इज अ ब्रांड नेम ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। हो सकता है कभी आपसे परीक्षा में टेफ्लॉन ना देके ये नाम दे दिया जाए, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो याद रखिएगा, जो नॉन स्टिकी पैन होते हैं वो आपके बने रहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन से। ठीक है, जो कि कार्बन फ्लोरीन पॉलीमर है जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरा जो आपको ऑप्शन में दिया गया था, नियोप्रीन। नियोप्रीन का भी यूज हम लोग देख लेते हैं। नियोप्रीन जो है ये आपका एक सॉलिड रबड़ होता है जिसका कि प्रयोग कॉस्ट्यूम बनाने के लिए किया जाता है। यहां पर देखिए, ये आपको एक कॉस्ट्यूम दिख रहा होगा। ठीक है, या फिर हम कहें कि लैपटॉप की स्लीव्स बनाने के लिए या फिर ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन बनाने के लिए, मेडिकल ग्लव्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नियोप्रीन का यूज किया जाता है। नियोप्रीन क्या है? एक सॉलिड रबड़ है, ये याद रखिएगा। एक बार एग्जाम में यह भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका रबड़ नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट उसमें लगा के चले आए थे नियोप्रीन, जो कि गलत था। नियोप्रीन जो है वो आपका एक सॉलिड रबड़ है जिसका कि मेनली प्रयोग किया जाता है कॉस्ट्यूम्स को बनाने के लिए। ठीक है, मेडिकल ग्लव्स को बनाने के लिए, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन को बनाने के लिए, ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे अगर आपने इसका ग्लव्स पहन लिया है या आपने कॉस्ट्यूम पहन ली है। तो अब याद रहेगा। तो बताइए, टेफ्लॉन का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जा रहा है नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए। ठीक है, और इसका अगर हम देखें क्या पूरा नाम होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, याद रखिएगा। फिर हमने नियोप्रीन की बात की। नियोप्रीन क्या है? एक सिंथेटिक रबड़ है, सॉलिड रबड़ है जिसका कि मेन यूज क्या किया जाता है? ग्लव्स को बनाने के लिए। ठीक है, या फिर हम क्या, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट्यूम बनाना है उसके लिए यूज किया जाता है, ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस के लिए यूज किया जाता है। चलो आगे देखिए,
फिर आपको एक मटेरियल दिख रहा होगा यहाँ पर, एक मिनट क्लास, यहाँ पर इसके पहले वाले प्रश्न को ही हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए पीवीसी के बारे में लिखा गया है और गुट्टा पर्चा के बारे में, गट्टा पर्चा के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो गट्टा पर्चा होता है मेनली ये टीथ में यूज किया जाता है, टीथ के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कैविटी के ट्रीटमेंट के लिए। ये आपको दिख रहा होगा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को गट्टा पर्चा कहा जाता है, याद रहेगा आप। और पीवीसी तो आप सब लोग ने अपने घर में इतनी मोटी मोटी पाइप देखी होगी, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी टाइप ऑफ पीवीसी पाइप्स है। बस मैं पिक्चर्स के माध्यम से इसीलिए आपको दिखा रही हूं ताकि काफी लंबे समय तक ये सब चीजें आपको याद रहे। तो आप बता दो मुझे जल्दी से, टेफ्लॉन का प्रयोग किसमें किया जा रहा है, नॉन स्टिक पैन में यूज किया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं नियोप्रीन की, तो नियोप्रीन का जो यूज है वो कॉस्ट्यूम्स को बनाने के लिए, ग्लव्स को बनाने के लिए, ठीक है, लैपटॉप के जो स्लीव्स को बनाने के लिए, एक्सेट्रा, इन सबके लिए यूज किया जा रहा है। पीवीसी पाइप से याद रखिएगा, और गट्टा पर्चा जो है वो टीथ के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। तो बताइए थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है, बताइए क्लास। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है, आप में से कई स्टूडेंट ने इसका आंसर भी दे लिया होगा, मुझे पता है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूं, ये साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके परीक्षा में पूछे भी गए। तो यहां पर देखिए, अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो यहां पर नियोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नॉट बोला गया। अभी मैंने आपको बताया है ये आपका रबड़ की वैरायटी है, क्लियर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर आपके पता होना चाहिए थोड़ा सा कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है। तो थर्मोप्लास्टिक एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है, एक तरीके का प्लास्टिक मटेरियल ही होता है, जो कि हीट जब इसको किया जाता है, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये आपका सॉफ्ट हो जाता है, मोल्ड हो जाता है इजिली, ठीक है, जब हीट दिया जाता है। और जब इसको कूल किया जाता है, मतलब इसको ठंडा किया जाता है, तो ये आपका हार्ड हो जाता है। तो थर्मो जहां पर भी लिखा है, ये शब्द देखिए, थर्मोप्लास्टिक में आगे कौन सा शब्द लिखा है क्लास, थर्मो लिखा है। थर्मो मतलब क्या, कि ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तो टेम्परेचर में क्या, जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, जब इसे हीट किया जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसको इजिली मोल्ड किया जा सकता है, कोई भी शेप दिया जा सकता है। और जब इसे कूल किया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, यही थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब यहां पर थर्मोप्लास्टिक में आपका पॉलीथीन भी है। देखिए पॉलीथीन को आप हीट करेंगे तो वो पिघलने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, तो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। जब उसको आप कूल करोगे, ठंडक पहुंचाओगे, तो वो हार्ड भी हो जाएगा। इसी तरीके से पॉलीस्टेरीन भी है, ठीक है, और यहां पर आपका टेफ्लॉन भी है। ये चीज क्लियर है क्लास, क्लियर है। चलिए, अच्छा, पीवीसी अगर यहां पर दिया होता, बताइए, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर बात की जाती तो क्या वो थर्मोप्लास्टिक है, तो आप कहते हैं हाँ वो भी थर्मोप्लास्टिक है। तो ये भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं वो बताइए, सारी चीजों को नोट करते हुए चले, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है अगली बार आपको यहां पर पॉलीथीन की जगह पीवीसी दे दे, तो आपको लगेगा कि मैम ने पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में तो बताया ही नहीं था। लेकिन याद रखिएगा, जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो भी एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, पॉलीइथाइलिन भी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, पॉलीस्टाइरीन भी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे जो है वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है आपके। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। यहां पर बोला गया है कौन सा सिंथेटिक नहीं है, तो बताइए कौन सा सिंथेटिक नहीं होगा। फाइब्रिन दिया गया है, लेक्सान दिया गया है, नियोप्रीन दिया गया है, टेफ्लॉन दिया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले क्लास हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है टेफ्लॉन के बारे में, और मैंने आपको बताया है टेफ्लॉन का यूज हम लोग कहां कर रहे हैं, टेफ्लॉन का यूज हम लोग नॉन स्टिक पैन को बनाने के लिए कर रहे हैं, क्लियर है, बताओ। और ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल भी है, याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। नियोप्रीन के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक तरीके का रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है, ठीक है, जिसका की प्रयोग ग्लव्स को, कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए किया जाता है। अब यहां पर
लेक्सान की बात करें तो लेक्सान क्या है, ये भी एक तरीके का क्लास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। याद रखिएगा जो बता रही हूं, सारे पॉइंट्स लिखते चलिए। आपके एग्जाम में इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पता होगा टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पीवीसी, लेक्सान, फाइब्रिन क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चंस में से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे। इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूं। तो अब लेक्सान भी लिख लेना, ये क्या है, ये भी आपका एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ठीक है, ठीक है क्या क्लास, ये भी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो यहां पर अब आपका ये आपको क्लियर हो गया कि बी सी डी जो है ये सब आपके सिंथेटिक हैं, ठीक है, कृत्रिम पदार्थ हैं। लेकिन जो फाइब्रिन है ना, वो आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कैसे नहीं है, यहां पर हम देख लेते हैं। ये आपका फाइब्रिन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनाने के लिए और चोट की हीलिंग के लिए यूज होता है। तो यहां पर बोला गया था कौन सा आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रिन जो है वो कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कोई पूछेगा फाइब्रिन क्या है, तो आप बताएंगे फाइब्रिन जो है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड क्लॉट्स और चोटों की हीलिंग के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्लास? चलो, तो ब्लड क्लॉटिंग में किसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, फाइब्रिन का रहता है। ये याद रखिएगा जो बता रही हूं बार बार आपको। ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोटीन है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताओ यहां पर कौन कौन सा आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। पढ़ लो प्रश्न को वीडियो को पॉज करके। ऑक्सीटोसिन की बात की गई है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। हाँ, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, हार्मोन होता है। मैंने आपको बताया है कि मिल्क सिक्रीशन में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मदर अपने बच्चे को देखती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब मां अपने बच्चे को गोदी में लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का मिसयूज भी हो रहा है। मतलब आर्टिफिशियल वे में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं गाय को, भैंसों को, मतलब तो क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। तो ऑक्सीटोसिन का याद रखिएगा, ये एक तरीके का हार्मोन है जो कि मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है जब मां अपने बच्चे को देखती है और एक उसको अपने बच्चे के प्रति प्रेम आता है। तो लेकिन आजकल क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगा के ज्यादा दूध गाय को लगा दिया गया, ज्यादा दूध मिल रहा है, डेयरी में इसका मिसयूज किया जा रहा है। साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज किया जा रहा है। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं ताकि वो मैच्योर दिखे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इसका मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, एस्पार्टम की बात हम करेंगे तो ये सिंथेटिक स्वीटनर होता है। शुगर फ्री की गोलियां जो आपके घर में लोग खाते होंगे, जो भी डायबिटिक हैं, अगर आप देखेंगे तो शुगर फ्री की जो गोलियां होती है वो एस्पार्टम की बनी रहती है। ये भी बिल्कुल सही है। नियोप्रीन, अभी मैंने आपको बताया कि नियोप्रीन का यूज किया जा रहा है ना, एज ए इंसुलेटर का काम कर रहा है ग्लव्स को बनाने के लिए। तो ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड रबड़ होता है, बिल्कुल सही है। रेयॉन दिया गया है, ये मॉडिफाइड स्टार्च होता है जो कि आपका गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, बी हो जाएगा, रेयॉन। क्लियर है? तो नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया था, इस वजह से आपका सही उत्तर बी हो गया। एक एक ऑप्शन के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि परीक्षा में अगर इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ लिया जाए तो आप लोग उत्तर देंगे। अब अगर हम रेयॉन की बात करें तो ये आपका एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है, आप लिख सकते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। मेनली कपड़ों में रेयॉन का यूज किया जाता है। लोग कहते नहीं है कि रेयॉन का कपड़ा है। रेयॉन का कपड़ा लोग पहनते हैं, शर्ट में, ड्रेसेस में यूज किया जाता है। साथ ही साथ बेडशीट भी आप देखेंगे लोग कहते हैं रेयॉन का कपड़ा का है। ठीक है, यहां पर देख लो, रेयॉन कुछ इस तरीके से, जैसे सिल्क, आपका सिल्क में आपको शाइन दिखती है ना, वैसे रेयॉन में भी आपको शाइन दिखती है। तो रेयॉन एक क्या है, एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ये याद रखिएगा, क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर क्लास?
तो अभी तक देखो 2-3 चीजें हमने देखी। हमने थर्मोप्लास्टिक के बारे में देखा। मैं चाहती हूं आपको एकदम चीजें रट जाए। तो थर्मोप्लास्टिक में आप हमेशा याद रखेंगे, थर्मो लिखा है मींस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब गर्म होगा, हीट होगा, तो ये सॉफ्ट होगा और इजिली मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, गलने लगता है ना। और जब कूल होगा, जब कोल्ड इसको मतलब कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका हार्ड हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सारे एग्जाम्पल एक जगह नोट कर लो क्लास। पॉलीइथाइलिन याद रहेगा, हो सकता है अगली बार आपके एग्जाम में यही दे दे। फिर लिखो पॉली प्रोपाइलिन, लिखो, ये भी ऐड करो। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, पीवीसी कह रहे हैं, याद रखिएगा। फिर पॉलीस्टेरीन, याद रहेगा। फिर पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। अच्छा, पॉलीकार्बोनेट में आप लिख सकते हो, लेक्सान की बात हमने की थी, ठीक है। और एक आप लिख लीजिए एक्रिलिक। ये सब क्या है, ये सारे आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, जो कि एग्जाम में आपको वेरियस ऑप्शंस में दिए जा सकते हैं। तो अब आपको कभी नहीं भूलेगा। रेयॉन क्या है, मैंने आपको बता दिया, ये एक सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, लिख सकते हो इसे। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अगले प्रश्न को, तो यहां पर रेयॉन देखिए मॉडिफाइड स्टार्च दिया गया है, जो कि गलत है। अभी मैंने आपको बताया जो रेयॉन है वो मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर है। तो आपको आंसर मिल गया, ए आपका सही है। एस्पार्टम की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका सिंथेटिक स्वीटनर है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सही है। नियोप्रीन की बात हमने की थी, ये एक स्पेशलाइज्ड रबड़ है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं किस हार्मोन का क्या फंक्शन है। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रण करने में, रक्त शर्करा का नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, ए आपका सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मेलाटोनिन की बात करेंगे क्लास, तो ये निद्रा का नियंत्रण करता है, रेगुलेशन ऑफ स्लीप, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि रात में जब सो तो वो लाइट बंद कर दो। जब लाइट बंद रहती है तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है। फिर ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ये एक हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया गया गैस्ट्रिन जो है, इट इज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, गैस्ट्रिन की बात की गई है तो ये तो आपका डाइजेशन और जो बॉडी में जो गैस से रिलेटेड होता है, ना कि ब्लड प्रेशर से। तो यहां पर बोला गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। आपका कौन सा प्लांट हार्मोन है बताना है। तो चलिए प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्लांट हार्मोन्स की बात यहां पर की गई है क्लास। इंसुलिन दिया गया है, तो अभी हमने देखा इंसुलिन जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है और मेनली ये आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन दिया गया है। एस्ट्रोजन जो है ये भी आपका हार्मोन है, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है, ना कि प्लांट से रिलेटेड है। और यहां पे एस्ट्रोजन की स्पेलिंग आप ये कर लीजिए। ठीक है क्लास। और फिर यहाँ पे साइटोकाइनिन की बात करेंगे, तो जो साइटोकाइनिन है ये आपका एक पादप हार्मोन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्या है, ये पादप हार्मोन है। अब हम कुछ प्लांट हार्मोन्स को नोट कर लेते हैं, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्लांट हार्मोन आप लोग लिख लीजिए, ऑक्सिन। ये क्या है, ये एक पादप हार्मोन है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलोंगेशन के लिए। ठीक है, लिख लीजिए, एक तरफ हार्मोन और एक तरफ रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है। गिबरेलिन की बात अगर हम करेंगे तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
साइटोकाइनिन जिसके बारे में अभी आपको दिया गया है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपका सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इथाइलिन की बात अगर हम करें तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? राइपनिंग के लिए, मतलब आपका अगर जो फ्रूट्स है वो आपका पका नहीं है तो इथाइलिन का प्रयोग करके उसको पकाया जल्दी जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम मैंने आपको बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर भी नोट्स बनाकर आप लोग लिख लीजिए। एस्ट्रोजन जो होता है ये तो ह्यूमन बॉडी में आपका प्रोड्यूस होता है, मेनली फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है यहां पर? अगला प्रश्न आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियास। तो बताइए वहां पे क्या सिक्रीट होता है आपका? ग्लूकागान, एड्रेनालिन, इंसुलिन या एल्डोस्टेरोन? तो यहां पर याद रखिएगा क्लास, आपका सिक्रीशन होता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बीटा सेल की बात कर रहे हैं। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो एबीसी में से एबीसीडी में से आपका सही उत्तर सी है। तो एक बार फिर आपको यहां पर इसके थ्रू समझाऊंगी। देखिए ये पेनक्रियाज है अगर, ठीक है, तो पेनक्रियाज में जब हम अल्फा सेल की बात करते हैं तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। दिख रहा है आपको? जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करता है, और जो बीटा सेल है वो क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। और अभी आपसे पेनक्रियाज में पूछा गया है कि बीटा सेल क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो आप बताएंगे इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अल्फा, बीटा और डेल्टा याद रखिएगा। ये भी हो सकता है आपके परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ लिया जाए, अल्फा, बीटा, डेल्टा के बारे में। अगला देखते हैं। What amongst the following is responsible for formation of stone in human kidney? तो ह्यूमन किडनी में अगर हम देखें तो स्टोन का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बताइए। एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, सोडियम एसिटेट या फिर सोडियम बेंजोनेट? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। तो यहां पर बी को सही कर लीजिएगा, आपका सही उत्तर है। चलिए अच्छा, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट का अगर हम फॉर्मूला देख ले क्लास तो CaC2O4 है आपका। ठीक है। ये जो केमिकल कंपाउंड है ये आपका कैल्शियम और ऑक्सिलेट दोनों से मिलकर बना होता है। और अगर हम देखें, आपने अक्सर सुना होगा कि जिनको की किडनी होती है, स्टोन में किडनी, मतलब सॉरी, जिनको किडनी नहीं, किडनी सबके पास होती है, जिनको किडनी में स्टोन होता है, ठीक है, किडनी सबके पास है, जिनको किडनी में स्टोन होता है उनको डॉक्टर्स मेनली कहते हैं कि आप साग मत खाइए, बीट रूट मत खाइए। बोला जाता है ना कि साग से परहेज करिए, मत खाइए, बीट रूट मत खाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें जैसे साग, बीट रूट, चुकंदर की बात मैं कर रही हूँ, जो कि बहुत रिच होते हैं ऑक्सिलेट में, और जो ये स्टोन होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट के डिपोजिशन से बना रहता है। तो अगर आप साग और बीटरूट ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में फिर ऑक्सिलेट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, तो स्टोन भी आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट से बना हुआ है, और बीटरूट और साग में ऑक्सिलेट आपका रिच होता है, इसी वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं उसको खाने से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला हम देखते हैं। यहां पे इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखिए क्लास, हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा
लग रहा हो कि मैम उत्तर बहुत जल्दी दे रही हैं या फिर समय नहीं दे रही हैं सोचने का, तो आप खुद क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से वीडियो को पॉज करके आप लोग उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, एसिटिक एसिड है, कंपाउंड प्रेजेंट इन अ बोन, कैल्शियम फॉस्फेट, दूध का खट्टा होना, सॉरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड दिया है, और एसिड प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलो बताओ, उत्तर आपको पता होगा। एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। कंपाउंड प्रेजेंट इन अ बोन, कैल्शियम फॉस्फेट, एकदम सही है। एसिड प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। लेकिन यहाँ पे दूध का खट्टा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है क्लास? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका करेक्टली मैच नहीं है। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम? तो बताइए इसमें से कैल्शियम किसके पास है? चाइना क्ले, जिप्सम, कोरंडम या फिर टार्क? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? वो आपका है जिप्सम। अगर जिप्सम का हम रासायनिक नेम देखेंगे तो ये आपका है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देती हूं फॉर्मूला, CaSO4 दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? कैल्शियम की मतलब जिप्सम में कैल्शियम प्रेजेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन कैल्शियम? जिप्सम कंटेन कैल्शियम। अब आपको याद रहेगा। अच्छा, यहां पे कोरंडम के बारे में अगर हम देख ले तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 का। यहां पे अगर आप फिगर देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको पिंक कलर का रॉक मटेरियल दिख रहा होगा, रॉक फॉर्मिंग मिनरल दिख रहा होगा, मिनरल, ये मिनरल दिख रहा है ना, ये क्या है? ये कोरंडम है। ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। जब हम जिप्सम की बात करेंगे तो यहां पे CaSO4.2H2O आपको दिख रहा है, जिसमें 23.3% आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मदर मिल्क को हम कभी भी कंप्लीट डाइट नहीं कहते, क्योंकि इसमें किस चीज की कमी होती है? आयरन की। ठीक है, याद रखिएगा। कैल्शियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, लेकिन आयरन नहीं प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न हम देखें। एक तरफ आपको इंडस्ट्री दी गई है, दूसरी तरफ आपको सेंटर दिया गया है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, जूट। तो बताइए, एल्यूमिनियम की जब हम बात करेंगे तो आप JK नगर याद रखिएगा। तो A का 3 हो जाएगा। A का 3 दो जगह दिया गया है, B का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। कॉपर की बात करेंगे तो मलाज खंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जिंक की जब हम बात करेंगे तो यहां पे टुंडू हो जाएगा, और जूट की बात करेंगे तो भाट पाड़ा हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया क्लास? डी का फोर्थ इधर दिया गया है, ए का थर्ड दिया गया है आपको, बी का फर्स्ट है और सी का सेकेंड है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। इसी तरीके से हम लोग और प्रश्न देखते हैं इंडस्ट्री और प्लेस पे। कागज की जब बात करेंगे, सीमेंट की, लौ और इस्पात की, खनिज तेल शोधनशाला की, तो कागज के लिए क्या होगा? टीटागढ़ हो जाएगा। ए का थर्ड एक ही जगह दिया, आपको उत्तर मिल गया, बी सही है। लेकिन हम और देखते हैं, सीमेंट की बात अगर हम करेंगे तो लखेरी। ठीक है, आयरन स्टील की अगर हम बात करेंगे तो भिलाई, और मिनरल ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करेंगे तो अंबाला। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी। बी जो है वो सही उत्तर है। अगला हम देखें। एक तरफ आपको प्लेस दिया गया है, दूसरी तरफ आपको इंडस्ट्री दी गई है। चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। तो चुर्क को जब हम मैच करेंगे तो चुर्क आपका फेमस है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है। फिरोजाबाद की जब हम बात करेंगे तो ये किस चीज के लिए फेमस है? फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। अलीगढ़ की हम बात करेंगे, अलीगढ़ का ताला फेमस है, लॉक। मेरठ की बात करेंगे तो मेरठ में स्पोर्ट गुड्स के लिए फेमस है,
तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, यहां पर भी इंडस्ट्री और सेंटर पे बेस्ड प्रश्न है। तो देखते हैं क्लास, अगर हम स्पोर्ट्स गुड की बात करें तो स्पोर्ट्स गुड के लिए फेमस है मेरठ। ए का थर्ड देख लो, 2 जगह दिया गया है, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम मैच बॉक्स की बात करेंगे तो मैच बॉक्स के लिए आपका बरेली फेमस है, बी का 4th हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी का 4th हो गया। अब देखिए यहाँ पे पीतल का सामान की बात की गई है, लकड़ी पर नक्काशी की बात की गई है। तो पीतल के लिए तो मुरादाबाद फेमस है, तो सी का 1st हो गया, और लकड़ी के लिए सहारनपुर, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है क्लास? तो ये इंडस्ट्री और सेंटर बेस्ड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% ऑफ कंट्रीज कॉफी एलोन। तो कहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है हमारे भारत में, कॉफी का बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो यहां पर आपका सही उत्तर है कर्नाटका, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है क्लास? अगर हम देखें 70% ऑफ कंट्री की जो कंट्री का जो कॉफी प्रोडक्शन है वो आपका कर्नाटक में होता है। अगर आपसे पूछ ले रीजन के बारे में थोड़ा सा और, अब आपके पेपर में क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर रीजंस के बारे में पूछ लेगा तो आप कुर्ग बता सकते हैं, चिकमंगलुर में भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में, और हसन, इन 3 प्लेसेस को आप लिख लीजिए, ठीक है। और यहां पर अगर वैरायटीज ऑफ कॉफी की बात करें तो मेनली यहां पे अराबिका कॉफी और रोबस्टा, हमें इन 2 वैरायटी की कॉफी मेनली दिखती है। ध्यान रखिएगा, कुर्ग जो है क्लास, उसको तो हम लोग कॉफी कैपिटल ऑफ कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटका का कॉफी कैपिटल कौन है? कुर्ग है। दूसरा चिकमंगलुर याद रखिएगा, हसन याद रखिएगा, और 2 वैरायटीज जो यहां पर 2 वैरायटीज की कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो अराबिका और रोबस्टा। क्लियर है? चलो, फिल्टर कॉफी के लिए बहुत फेमस है, साउथ इंडिया में आपको फिल्टर कॉफी मिलेगी पीने को। अगला हम देखते हैं, ये भी आपका सेंटर और इंडस्ट्री बेस्ड प्रश्न है। तो चलिए बताइए, ओसाका किस चीज के लिए फेमस है? ओसाका ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। किसके लिए फेमस है क्लास? कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो एक आपका 3rd हो गया, तो आपको तो सीधे आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि ओसाका कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? जापान में है। जापान के किनकी रीजन में है, ठीक है, याद रखिएगा। किस चीज के लिए फेमस है मैंने आपको बता दिया, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। उसके बाद डेट्रॉइट की अगर हम बात करें, डेट्रॉइट किस चीज के लिए फेमस है? अब तो आपको पता चल गया होगा, ऑटोमोबाइल्स के लिए, मोटर वाहन के लिए डेट्रॉइट फेमस है, ठीक है। और डेट्रॉइट अगर हम देखें कहां पर है तो ये मिशिगन यूएसए में है, मिशिगन यूएसए में। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया है जो मिशिगन लेक है वो एकमात्र ऐसी लेक है 5 ग्रेट लेक्स के बीच में जो कि एंटायरली आपके यूएसए में लाई करती है, ठीक है। और आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि मैम होम्स करके बताइए, मैं हीरोज करके बताती थी, तो आप में से किसी बच्चे ने बोला, स्टूडेंट ने बोला कि मैम होम बताइए, कि जो ग्रेट 5 लेक है उसमें ह्यूरॉन है, ऑन्टेरियो है, मिशिगन है, इरी है और सुपीरियर है। देखिए, तो आप होम से याद कर सकते हैं। और जो मिशिगन है वो एकमात्र ऐसी लेक है जो कि एंटायरली यूएसए में लाई करती है, और जो बाकी बची आपकी ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, इरी और सुपीरियर, ये बाउंड्री बना रही है यूएसए और कनाडा के मध्य। तो ये सब भी याद रखिएगा क्लास, ठीक है। तो ये जो डेट्रॉइट है ये आपका कहां पर है? ये आपका मिशिगन में है, ठीक है, यूएसए में है, डेट्रॉइट रिवर के पास है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, जो कि आपके किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, इसीलिए हम लोग इसको मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए क्यूबा किस लिए फेमस है? ऑप्शन में तो आपको दिख रहा होगा, सिगार के लिए फेमस है। तो सी का आपका 1st हो जाएगा, सिगार के लिए, ठीक है। क्यूबा अगर हम देखें तो क्यूबा का कैपिटल क्या है? हवाना है, ठीक है।
क्यूबा कहां पर लोकेटेड है? कैरेबियन सी पे लोकेटेड है। थोड़ा सारे पॉइंट्स क्लास आप थोड़ा थोड़ा नोटिस करते चला करिए कि अगर हम बात करें कि ये सेंटर कहां पर है, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो एक बार मैप में देख लीजिए ये लोकेटेड कहां पर है। तो कैरेबियन सी में आपका क्यूबा है ना, ठीक है। चलिए, सेंट पीटर्सबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये किस लिए फेमस है आपके, बताइए किस लिए फेमस है? तो यहां पर आखिरी बचा शिप बिल्डिंग के लिए सेंट पीटर्सबर्ग फेमस है, ठीक है। इसे हम स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं और ये भी आपका कहां पर है? यूएसए में है। सॉरी क्लास, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, बताइए मिनरल दिया है और माइनिंग सिटी दी गई है। तो कॉपर, चित्रदुर्ग, आयरन ओर, बलारी, मैग्नीज, भिलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। तो कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर के लिए आपका राजस्थान में खितड़ी, झुंझुन फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज में एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में, ठीक है। यहां पर कॉपर के सामने आपका चित्रदुर्ग लिखा है जो कि गलत है। चित्रदुर्ग कहां पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। कॉपर मेनली हमें कहां से मिलता है? राजस्थान से मिलता है। अब मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में खितड़ी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। झुंझुन याद रखिएगा, सब राजस्थान में, जो कि कॉपर के लिए फेमस है। बलारी और चित्रदुर्ग प्लस बलारी प्लस चित्रदुर्ग, ये कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है, जो कि किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। भिलवाड़ा मैग्नीज के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। कटनी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एमपी में है, जो कि किस लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए, एकदम सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा गया है? अभी हमने देखा कि भारत में 70 से ज्यादा प्रतिशत कॉफी जो है कहां से हमें मिलती है? कर्नाटका से मिलती है, याद रखिएगा। अब विश्व में बोला गया है तो विश्व में सेंटोस जो है वो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के मैप में अगर आप देखेंगे तो इधर आपको सेंटोस पोर्ट दिखेगा, जिसको कि हम कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला हम देखें क्लास की क्या दिया गया है यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये सब चीजें तो मैंने आपको से डिस्कस की है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं क्या? यहां पर सेंटोस याद रखिएगा, ठीक है, कॉफी के लिए फेमस है। यहां पर देखिए रियो दी जेनेरियो दिया गया है, ब्राजील की बात मैं कर रही हूं। रियो दी जेनेरियो में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। कब हुआ था बताओ? 1992 में हुआ था। ये सारी बात याद रखा करिए आप लोग, पेपर में पूछा जाता है। साओ पोलो जो है ये भी कॉफी के लिए, कहवा के लिए फेमस है। तो साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, जहां पे अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। इधर आपको ब्राजीलियन हाईलैंड दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कल की क्लास में आपसे डिस्कस किया था, इसके पहले वाली क्लास में जब साउथ अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया था और बोला था याद रखिएगा जो बोलीविया और पैराग्वे है ये 2 कंट्रीज साउथ अमेरिका में है जो कि लैंडलॉक्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो एंडीज रेंज है वो कहां से कहां तक फैली हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से अगर हम चलेंगे यहां से तो वेनेजुएला ऊपर से अगर चलेंगे तो फिर कोलंबिया, ठीक है, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। यहां पे देख लीजिए वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। लेकिन आपको मैंने बोला था याद रखिएगा जो एंडीज पर्वतमाला है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो आपका उरुग्वे में नहीं है, ब्राजील में नहीं है, पैराग्वे में नहीं है, वो खाली वेनेजुएला में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में और चिली में है। ये सारे फैक्ट्स आपको रट गए होंगे मुझे लगता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? जल्दी बताइए। तो ये पेरू से निकलती है, बी आपका सही उत्तर है। अमेज़न नदी जो है वो आपका अगर हम देखेंगे साउथ अमेरिका में तो नदर्न पोर्शन में आपको दिखेगा। कहां दिखेगा? इस वाले मैप में देखिए, ये
ठीक है, तो ये आपको नदर्न पोर्शन में दिखेगा ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे पेरू किधर है, पेरू इधर आपको दिख रहा है। ये मैं इनको डिलीट करती हूं ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में बैठती रहेगी। ये देखो, ये पेरू रीजन है, दिख रहा है, और ये आपका अमेजन नदी है। तो अमेजन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में फ्लो कर रही है। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पेरू से निकल रही है और जाके ड्रेन हो रही है अटलांटिक ओशियन में। तो हम क्या कह सकते हैं, जो अमेजन नदी का जो फ्लो है वो वेस्ट टू ईस्ट है क्लास, निकल रही है पेरू से, ठीक है, और फ्लो इस तरफ कर रही है, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, और लास्ट में जाकर ड्रेन हो जा रही है कहां पर? अटलांटिक ओशियन में। ये याद रखिएगा। चलो अगला देखें यहां पर। अच्छा, अगला देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अमेजन नदी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। अगर वर्ल्ड में आपको लार्जेस्ट रिवर बोला गया वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वाटर वॉल्यूम की यहां पर बात की गई है, ठीक है, कि पानी का वॉल्यूम की बात की गई है, तो लार्जेस्ट रिवर अमेजन नदी कहलाएगी। लेकिन अगर लेंथ की बात की गई, लेंथ की, तो आप कौन सी नदी की बात करेंगे? नील नदी की, नाइल रिवर की, ठीक है क्लास। अब यहां पर देखिए, ये जो है ये अपनी जर्नी को शुरू करती है एंडीज पर्वत श्रृंखला से, पेरू से स्टार्ट करती है और अपने पानी को ले जाकर कहां पर गिराती है? अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, ये क्लियर है। इट हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ एनी रिवर सिस्टम। अगर हम देखें तो ब्राजील से, पेरू से, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से और बोलीविया से होकर ये गुजरती है। यहां पर अगर आपको देखना है मैप में तो आप ऐसे देख सकते हैं, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला दिख रहा है, तो याद रखिएगा इक्वाडोर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? या कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, या विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, ठीक है, या शीतोष्ण कटिबंधित में स्थित नहीं है, या पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो बताइए ईस्ट टू वेस्ट की वेस्ट टू ईस्ट? अभी मैंने आपको बताया जो अमेजन नदी है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहां पर आपका कौन सा सही नहीं है? फोर्थ आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, सही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल रिवर है। या शीतोष्ण कटिबंधित में स्थित नहीं है, ये भी सही है। यहां पर आपका गलत कौन सा है? फोर्थ, क्योंकि जो अमेजन नदी है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है, ठीक है, पेरू से निकल रही है और जाकर ये आपका अटलांटिक ओशन में अपने पानी को गिरा दे रही है। चलो अगला प्रश्न देखें। यहां पर आपको बंदरगाह दिए गए हैं और कंट्री दी गई है। तो बताइए रॉटरडैम, इकारगा, मॉन्टेविडियो, जकार्ता। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में है। मॉन्टेविडियो की बात करेंगे, उरुग्वे में है। इकारगा जो है क्लास वो कहां पर है? वो आपका चाइना में नहीं है, वो कहां है? वो रशिया में है, याद रखिएगा। रॉटरडैम नीदरलैंड में है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बी आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया कि रॉटरडैम जो है वो किस नदी पर है? तो राइन नदी पर है, याद रखिएगा। रॉटरडैम राइन नदी के मुहाने पर बसा नीदरलैंड में स्थित विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। जो इकारगा है वो आपका रशिया में है और ये किस नदी पर है? ये येनिसे रिवर पर है, क्लियर है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बोला गया है? कौन से कथन सही है? ध्यान दीजिएगा क्लास। राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नदर्न जर्मनी। बताइए राइन नदी जो है वो उत्तरी जर्मनी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा आपको दिया गया है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया राइन नदी जो है उस पर रॉटरडैम है, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर राइन रिवर जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है नदर जर्मनी में, इसमें थोड़ी सी गलती है। यहां पर आपका पश्चिमी होना चाहिए, ठीक है, यहां पर आपका वेस्टर्न जर्मनी होना चाहिए, तब सही होता। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही उत्तर हो गया। यहां पर देख लो क्लास,
ये आपको राइन रिवर दिख रहा है, इधर आपको नीदरलैंड दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, ठीक है। और जर्मनी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो राइन रिवर जर्मनी में किधर की तरफ फ्लो कर रही है? साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। दिख रहा है ना क्लास? किधर फ्लो कर रही है? साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर लिखा रहता है जर्मनी के साउथ में राइन रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तब आप कहते हैं एकदम सही है। चलिए, अच्छा, राइन रिवर कहां कहां आपकी फ्लो करती है ये भी देख लीजिएगा, 6 कंट्रीज के नाम। अगला हम देखते हैं, एक तरफ आपको सिटी दी गई है, दूसरी तरफ आपको रिवर दिया गया। खार्तुम की अगर हम बात करेंगे तो खार्तुम किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के। मैंने आपको बताया है ना, ये चीज मैंने आपको कितनी बार बताई है क्लास। व्हाइट नाइल की हम बात करते हैं और ब्लू नाइल की। व्हाइट नाइल जो है, जो सफेद नील है, वो कहां से निकलती है? लेक विक्टोरिया से। और ब्लू नाइल की बात करेंगे तो ये लेक ताना से, ठीक है। और फिर व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है वो एक जगह जाकर मिलती है, वो कौन सी प्लेस है? खार्तुम है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए का सेकंड हो जाएगा। और देखो यहां पर जैसे आपने ए का सेकंड मार्क किया, आप सीधे उत्तर पे आ जाओगे। ब्राज़ाविले की अगर हम बात करेंगे तो ये जायरे नदी पर। रॉटरडैम की हम बात करेंगे तो अभी हमने देखा राइन नदी पर। पेरिस जो है वो सीन नदी पर। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। क्लियर क्लास? यहां पर देख लो, हम जायरे रिवर की बात करें या फिर कॉन्गो रिवर की बात करें तो अफ्रीका के मैप में आपको ऐसे कॉन्गो रिवर दिखेगी, याद रखिएगा। और कॉन्गो रिवर की जो एक खासियत है वो क्या है, याद रखेंगे आप, कि इक्वेटर जो है वो कॉन्गो रिवर को 2 बार काटता है। कॉन्गो रिवर दे चाहे जायरे रिवर दे, आपको याद रखना है, अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि किस नदी को इक्वेटर 2 बार काटता है तो आप क्या बताएंगे? कॉन्गो रिवर को काटता है। कॉन्गो रिवर अपने पानी को ले जाकर गिराती कहां है? साउथ अटलांटिक ओशियन में, ये भी याद रखिएगा। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है? तो ये आपकी ओरिजिनेट होती है लेक टाकानिका और लेक न्यासा से, ठीक है, याद रखिएगा। लेक टांगानिका और लेक न्यासा याद रखिएगा, इन दोनों के बीच से ये जायरे रिवर, कॉन्गो रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, जो कि आपका जाके अपने पानी को कहां गिराती है? अपने पानी को गिराती है साउथ अटलांटिक ओशियन में। और लेक टांगानिका और लेक मलावी, लेक न्यासा, जिसको कि हम न्यासा कहें या लेक मनावी कहें, दोनों सेम है। ये आपको दिख रहा है यहां से, ये लेक मलावी है, ठीक है, और ये लेक टांगानिका है। तंजानिया इधर दिख रहा है आपको, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य में यहाँ पे लेक टांगानिका। यहीं से आपका कॉन्गो ओरिजिनेट होगी और चलेगी और अपने पानी को साउथ अटलांटिक ओशियन में जाकर गिराएगी और इक्वेटर इसको 2 बार काटेगा। क्लियर हो गया क्लास? चलिए, यहां पर देखिए और अच्छे से दिया गया है। अभी मैंने आपको लेक विक्टोरिया के बारे में बताया कि लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल रही है, ठीक है। ये देखिए, यहां से लेक टाना से ब्लू नाइल निकल रही है और दोनों जाकर मिलती है क्लास। ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों जाकर खार्तूम में मिलती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर लेक टांगानिका आपको दिखा, ये लेक टांगानिका है और लेक न्यासा है, जिसको कि लेक मलावी भी हम लोग कह रहे हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से जायरे कॉन्गो निकलेगी, जो कि इक्वेटर को 2 बार काटेगी और साउथ अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाएगी। क्लियर हो गया होगा। देखो, ये लेक टांगानिका, ये लेक न्यासा, जो कि मलावी मोजाम्बिक के बीच में है। टांगानिका देखोगे तो इधर आपको डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दिखेगा, इधर आपको तंजानिया दिखेगा, इधर जाम्बिया दिखेगा। क्लियर है? ये दिख रहा है। और फिर यहीं से आपका ओरिजिनेट होते हुए आगे बढ़ेगी। अगला हम देखते हैं, यहां पर देखो सीन रिवर की बात की गई है, जिस पर कि पेरिस आपका लोकेटेड है। अगर हम सीन रिवर की बात करेंगे तो ये नदर फ्रांस में फ्लो होते हुए आपको दिखेगी, पेरिस से होकर फ्लो होती है, ठीक है। और अपने पानी को कहां ले जाकर गिराती है? इंग्लिश चैनल में। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लीजिए, तो देखिए रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग टेस्ट में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 रिवर्स देखेंगे, ताकि एक बार पढ़ोगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगी। और जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो क्या करेंगे? सबको एक साथ कवर कर लेंगे। लेकिन अभी रोज 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 देखते चलेंगे, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए।
तो यहाँ पर सीन रिवर दिख रहा है जिस पर कि पेरिस है। यहाँ पे फ्रांस में अगर हम देखेंगे तो नदर्न साइड में ये फ्लो करती है और अपने पानी को एम्प्टी करती, कहां पर, इंग्लिश चैनल में एम्प्टी करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्या दिया गया, एक तरफ बांध दिया गया, दूसरी तरफ रिवर दिया गया है। ग्रांड कुली, हुवर, नूरेक और काहोरा बासा। तो बताइए ग्रांड कुली जो बांध है वो किस रिवर पर है, कोलंबिया पे है, बिल्कुल सही है। हुवर नदी की बात करेंगे तो ये आपका क्या, टेनेसी पे है, थोड़ी देर रुकते हैं। नुक्रेक की बात करेंगे तो ये वक्स पे है। काहोरा बासा की हम बात करेंगे जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, अब यहां पर गलत कौन सा है, बी आपका गलत है। क्यों, क्योंकि हुवर जो है वो टेनेसी नदी पर नहीं है, ये कोलोराडो नदी पर है। कोलोराडो नदी पर, याद रखिएगा किस नदी पर, कोलोराडो नदी पर है। तो यहां पर आपका बी जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए कोलोराडो नदी यूएसए में है, जहां पर आपका डेविस, पार्कर, बोल्डर, हुवर, ठीक है, डेविस, पार्कर, बोल्डर, हुवर, ये सारे बांध स्थित है कोलोराडो नदी पर। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। टेनेसी नदी जो है वो यूएसए में है, ठीक है, और टेनेसी नदी पर व्हीलर, विल्सन, नॉरिस और चिकमांगा बांध आपका स्थित है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आपको कोलोराडो नदी दिख रही है, मैप में ध्यान से देखिए। कोलोराडो नदी, यहाँ पे रॉकी माउंटेन आपको दिख रहा है, इधर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है ना। तो यहां से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ रॉकी माउंटेन से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आपको कोलोराडो नदी फ्लो कर रही है। क्लियर है क्लास? चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? कौन सा नेचुरल पोर्ट है? तो चेन्नई, कोची, टुटिकोरिन, विशाखापट्टनम। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेचुरल पोर्ट की बात की गई है तो कोची और विशाखापट्टनम जो है वो नेचुरल पोर्ट है। चेन्नई और टुटिकोरिन की बात करेंगे तो ये आपके आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज एन सी पोर्ट, ओपन सी पोर्ट? कौन सा? खुला सागरी बंदरगाह है। तो हल्दिया दिया गया है, मुंबई दिया गया, चेन्नई दिया गया, विशाखापट्टनम दिया गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? चेन्नई, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कांडला इज वेल नोन फॉर, कांडला जो है वो किस चीज के लिए आपका फेमस है? तो बताइए। कांडला गुजरात में है, कच्छ रीजन में है, पता होना चाहिए। और ये आपका पोर्ट है, ठीक है। और ये पोर्ट किस लिए फेमस है? ये पोर्ट आपका किस लिए फेमस है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कांडला पोर्ट का नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो बताइए उड़ीसा तट पर कौन सा स्थित है? हल्दिया, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर पारादीप? उड़ीसा तट की बात की गई है तो याद रखिएगा पारादीप जो है वो आपका उड़ीसा तट पर है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नहीं है? तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर सब पोर्ट से रिलेटेड है। काकीनाडा दिया है, नेल्लोर दिया है, आनगोले दिया है, विजयनगरम दिया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह नहीं, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश पे आपका लोकेटेड नहीं है, ये बोला गया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर है काकीनाडा। जो काकीनाडा है क्लास याद रखिएगा ये एक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है ये, लेकिन ये पोर्ट नहीं है यहां पर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल रीजन और कंट्री से रिलेटेड प्रश्न है। इंडस्ट्रियल रीजन, कंट्री, तो चलिए बताइए। किनकी, कैटन, लोरेन, बेलो होरिजोंटल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लॉरेन कहां पर है? तो ये फ्रांस में है। सी का पोर्ट। अगर आपको यही पता है तब भी आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किनकी की बात करेंगे, किनकी कहां पर है? जापान में है। कैंटन की बात करेंगे तो ये चाइना में है। और बेलो होरिजोंटल की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्राजील में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है क्लास।
अगला प्रश्न देखिए। चलिए, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। तो आज की क्लास में हमने प्रश्न कुछ साइंस से रिलेटेड डिस्कस किए, फिर मैंने आपको पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराया, रिवर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न को कराया जिसमें कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड थी, और मैप से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस भी किए। तो इसी तरीके से हम आने वाली क्लासेस में भी आपसे प्रश्न डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर कुछ क्लासेस जो आपकी हैं वो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। और थैंक यू सो मच कि आप लोग ने भी सपोर्ट किया कि मैम कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप क्लास को कंटिन्यू रखिए। तो जब मैं आप लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप लोग एक कमेंट लिखते हो कि मैम क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आने वाली क्लासेस आपके स्मार्ट बोर्ड पे ही होंगी। बस आपकी क्लासेस में बहुत बड़ा गैप ना हो जाए, इस वजह से मैं क्लासेस आप लोगों की कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। अगर क्लास में कहीं पर भी आपको डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करती हूं आप लोग अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर रहे होंगे। और लास्ट में क्लास के एंडिंग में मैं आपसे हर बार यही बात कहूंगी कि सबसे पहले आपको भरोसा खुद पर रखना है। और वो जो दो पंक्ति मैं हर क्लास में कहती हूं उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको निरंतर कोशिश तो करनी पड़ेगी। जीवन में आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कमी कहां पर है। तो अपनी कमियों को पहचानिए, उसे सुधारिए, और आप हमेशा देखेंगे क्लास कि आप जीवन में हर डायमेंशन में सफल होंगे। ठीक है, तो बस अपने पे कंसंट्रेट रहिए। ठीक है, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, पढ़िए अच्छे से। मैं आपको इसलिए कह रही हूं अपने बारे में सोचिए क्योंकि विद्यार्थी को क्या करना, बस पढ़ना है। जब आप अपनी ड्रीम जॉब को पा लेंगे तब सबकी मदद करिएगा, सब करिएगा, तब कोई भी आपको नहीं मदद, कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन अगर अभी आप पढ़ने के सिवा और सब कर रहे हैं तो फिर आपको सफलता कैसे मिलेगी बताइए। तो ध्यान से एकदम एकाग्र होकर पढ़ाई करिए, रोज पढ़िए, जहां पर भी मिस्टेक हो रही है उसको सुधारिए, सुधारना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कुछ पुराने प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे क्योंकि बार बार रिवीजन करना भी बहुत आवश्यक है। तो आशा करती हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा और सदैव खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी।